हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इंडो चाइना या हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इंडो चाइना या हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 में है उसी की पार्ट नंबर 2 की हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग हिंद चीन का अर्थ क्या है वो हम लोग जाने, उसके बाद रेशम मार्ग क्या था वो जाने, फिर हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना के कारण बताए थे और उसके बाद एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का हम बात किए थे ना। तो आज हम लोग दो चीज पढ़ने जाएंगे, ठीक है, दो चीज पढ़ेंगे आज। क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो स्कॉलर्स रिवोल्ट जिसको विद्वानों का विद्रोह भी कहते हैं ये पढ़ेंगे। स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ क्या, होता क्या है, ठीक है, क्या हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था वो जानेंगे। इसके बाद हुआ हाव आंदोलन, हुआ हाव आंदोलन जो है उसके बारे में जानेंगे। या इसी को पूछ सकता है कि हुइना फूसो, क्या पूछेगा, हुइना फूसो के बारे में आप क्या जानते हैं वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलते हैं ना। तो चलिए जल्दी से आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से वीडियो का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने कॉपी में इसको लिख सको। जो बच्चे चाहते हैं वो अपना नोट्स पूरा करना, ठीक है, पूरा नोट्स पूरा करने के लिए जो चाहते हैं हम उसमें क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको अपने कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे। इससे आपका नोट्स क्या होते जाएगा, बनते जाएगा, तैयार होते जाएगा। जैसे जैसे मेरा पार्ट आगे बढ़ते जाएगा आपका नोट्स भी आगे बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका एक अच्छा खासा नोट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो बच्चे इसका लिखना चाहते होंगे वो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ले लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका स्कॉलर्स रिवोल्ट जिसको विद्वानों का विद्रोह भी कहते हैं। स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्वानों का विद्रोह भी इसे कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे हुआ क्यों, ये हुआ क्यों, इसको सरकार कैसे दबा लिया, ये हुआ क्यों, इसको सरकार कैसे दबा लिया, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी की बात हो रहा है। कब की बात हो रहा है, 17वीं शताब्दी। कहाँ, वियतनाम की बात। हिंद चीन में 3 देश आता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। हिंद चीन कितने देश, 3 देश। पहले पार्ट में आपको बताया था वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये पूरे लेसन में आपको इन्हीं 3 देश के बारे में जानना है, ठीक ना। तो वियतनाम के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं, देखिए क्या है। तो 17वीं शताब्दी में जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म के जो मिशनरी होते हैं ना, ईसाई मिशनरी वो क्या करने लगे ना, तो स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने लगे। कहाँ का, वियतनाम में। वियतनाम में स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म का दीक्षा देना शुरू किया, मतलब ईसाई धर्म में बदलना शुरू किया। हुआ क्या था समझिए फिर से। हुआ क्या ना कि 17वीं शताब्दी का समय है, 17वीं शताब्दी का। कहाँ, वियतनाम में। कहाँ, वियतनाम में। 17वीं शताब्दी का समय है वियतनाम में। वहाँ ईसाई लोग क्या करते थे ना, तो वियतनामियों को क्या करते थे, ईसाई धर्म में बदल रहे थे, जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दे रहे थे, है ना, ईसाई धर्म में बदल दे रहे थे। और उनके प्रयासों से लाखों वियतनामियों को ईसाई धर्म में बदल दिया गया। लाखों वियतनामियों को क्या बना लिया गया, ईसाई बना लिया गया, ईसाई धर्म का बना लिया गया। समझा रहा कहानी। कहाँ का कहानी पढ़ रहे हो, वियतनाम का, है ना। कब का, तो 17वीं शताब्दी का। क्या हो रहा था उसमें जी, तो 17वीं शताब्दी में वियतनाम में जो ईसाई मिशनरी था ना खूब एक्टिव हो गया था, बहुत ज्यादा एक्टिव था। और क्या करता था ना कि वियतनामियों को पकड़ के जबरदस्ती क्या बना देता था, ईसाई, उसका धर्म ही बदल देता था। वियतनामियों को धर्म ही बदल के किस धर्म में बदल देता था, ईसाई धर्म में, ठीक है। तो ईसाई धर्म में बदल दिया जा रहा था, ये हुआ कारण। तो इसी के विरोध, इसी ईसाइयत के विरोध 1868 में, इसी ईसाइयत के विरोध 1868 में कौन सा विद्रोह हुआ, स्कॉलर्स रिवोल्ट। कौन सा विद्रोह, स्कॉलर्स रिवोल्ट या फिर विद्वानों का विद्रोह। समझाया क्यों हुआ विद्वानों का विद्रोह, स्कॉलर्स रिवोल्ट नहीं आया, आ गया ना। तो फिर से बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरी वियतनाम में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे और लाखों वियतनामियों को क्या किए थे, ईसाई धर्म में बदल दिए थे। लाखों वियतनामियों को क्या किए थे, ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म बना लिए थे, ठीक है। तो इसी ईसाइयत के विरुद्ध में 1868 में स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ, विद्वानों का विद्रोह शुरू हुआ। तो कोई पूछेगा कि बताओ विद्वानों का विद्रोह कब हुआ जी, तो 1868 में।
क्यों हुआ जी? तो ईसाइयत के विरोध में। समझा गया? आया कि नहीं आया? इस आंदोलन को कौन चलाए थे? तो राज दरबार के अधिकारी लोग। आंदोलन को कौन चलाए थे? राज दरबार के अधिकारी लोग। ये ईसाई धर्म के भी विरोध थे, ईसाई धर्म के प्रचार के विरोध थे, और साथ ही साथ फ्रांसीसी आधिपत्य के भी विरोध थे। फ्रांसीसी आधिपत्य के भी विरोध थे। मतलब फ्रांसीसी लोग जो गुलाम बनाए हुए थे ना, किसको? वियतनाम को। बताया ना, पिछले पार्ट में बताया था, पिछले पार्ट में बताया था ना कि फ्रांसीसी लोग क्या किया था? पूरे हिंद चीन को गुलाम बना लिया था। तो हिंद चीन में तो वियतनाम भी आता है। जैसे अंग्रेज पूरे भारत को गुलाम बना लिया था, तो भारत में तो अपना बिहार भी आता है। भारत में अपना बिहार आता है ना, तो बिहार भी गुलाम था ना अंग्रेजों का। तो उसी प्रकार से जो फ्रांसीसी लोग हैं पूरे हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना लिया था। तो वियतनाम भी आता है ना। तो ये लोग जो थे, राज अधिकारी लोग जो थे, वो ईसाई धर्म और फ्रांसीसी आधिपत्य दोनों के विरोध थे, दोनों के विरोधी थे। आया समझना, दोनों के विरोधी थे। ये जब ये सबसे ज्यादा आंदोलन कहाँ चला? तो वियतनाम में दो जगह पर। कहाँ? नगुअन प्रांत, नगुअन जगह का नाम है, और हातियन। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो ये विद्रोह था स्कॉरस रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह जो था वियतनाम में, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ था? सबसे ज्यादा ये जबरदस्त कहाँ चल रहा था? तो नगुअन प्रांत और हातियन प्रांत। और यहाँ पर हजारों ईसाइयों को जान से मार दिया गया। विद्रोह में क्या किया गया? विद्रोह में हजारों ईसाइयों को मार दिया गया। ठीक है, हजारों ईसाइयों को क्या किया गया? मार दिया गया। लेकिन ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हुआ। सरकार इसको क्या किया? दबा दिया गया। हजारों ईसाइयों को मार दिया गया, लेकिन फिर भी सरकार इसको क्या किया गया? दबा दिया। विद्रोह को कुचल दिया मतलब दबा दिया, विद्रोह बंद करवा दिया। समझ में आ गया? कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ इसमें, और कैसे खत्म हुआ? नहीं समझ आया? यही तो समझना हमको, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, और कैसे खत्म हुआ। तो शुरू कैसे हुआ? तो 17वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म का जोरों शोरों से प्रचार चल रहा था और लाखों वियतनामियों को क्या किया गया? ईसाई धर्म में बदल दिया गया। तो उस समय 1868 में ये विद्रोह शुरू हुआ। कौन विद्रोह? तो स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह। इसको चलाया कौन था भाई? तो चलाने वाला था राज दरबार के अधिकारी लोग, है ना। और ये विद्रोह सबसे ज्यादा कहाँ चल रहा था? सबसे जबरदस्त कहाँ हो रहा था? तो नगुअन प्रांत और हातियन प्रांत, है ना। और ये किसके विरोध में हो रहा था? तो ईसाई धर्म के विरोध में और फ्रांसीसी सरकार के विरोध में। ईसाई धर्म के विरोध में और फ्रांसीसी सरकार के विरोध में। इस विद्रोह में क्या किया गया? हजारों ईसाइयों को मार दिया गया। इस विद्रोह में क्या किया गया? हजारों ईसाइयों को क्या किया गया? मार दिया गया। ठीक है, हजारों ईसाइयों को क्या किया गया? मार दिया गया, लेकिन फिर भी सरकार इसको क्या किया? दबा दिया। तो ये था आपका स्कॉलर्स रिवोल्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस जो इसके बारे में आप जान गए उसी को क्या करना है? लिख लेना है, बस हो गया। और क्या है? जो इसको आप जाने, जो पॉइंट आपको बताएं वो पॉइंट आपको लिख देना, बस ये कहानी अपने आप बन जाएगा। अब चलते हैं हुआ हाउ आंदोलन। क्या नाम है भाई? हुआ हाउ आंदोलन। हुआ आंदोलन नहीं है ना, हुआ तो शेयर करता है। हुआ हाउ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? हुआ हाउ आंदोलन। इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या ये आंदोलन था, मतलब इसमें क्या हुआ था, है ना। तो वो जानेंगे। देखिए क्या है हुआ हाउ आंदोलन। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। मतलब ये भी फ्रांसीसी सरकार के विरोध में था। किसके विरोध में था? फ्रांसीसी सरकार। क्योंकि फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया हुआ था? उपनिवेश बनाया हुआ था। फ्रांसीसी लोग ही ना उपनिवेश बनाया हुआ था। कौन उपनिवेश बनाया हुआ था वियतनामियों को? फ्रांसीसी लोग। तो उसी के विरोध में आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन? हुआ हाउ आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ भाई? 1939 में इसका क्या हुआ? शुरुआत हुआ, है ना। इसका शुरुआत 1939 में हुआ। और कहां पर यह शुरू हुआ भाई? तो मेकोंग डेल्टा। कहां पर? मेकोंग डेल्टा जगह पर इसका शुरुआत हुआ। और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव वहीं पर था। कहां? मेकोंग डेल्टा। सबसे ज्यादा इस आंदोलन का प्रभाव कहां था? मेकोंग डेल्टा। इसके नेता का नाम था हुइना फूसो। इसके नेता का क्या नाम था? हुइना फूसो। अब थोड़ा सा हुइना फूसो के बारे में जान लेते हैं। यह आंदोलन क्यों हुआ समझ आ गया ना? क्यों हुआ? किसके विरोध में? तो उपनिवेशवाद के विरोध में। किसके विरोध में? उपनिवेशवाद के विरोध में, मतलब फ्रांसीसी सरकार के विरोध में। फ्रांसीसियों के विरोध में यह आंदोलन चला।
जो फ्रांसीसी लोग गुलाम बनाए हुए थे ना, उपनिवेश बनाए हुए थे ना, उसके विरोध में आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन हुआ? हाउ आंदोलन। कब? 1939। कहां पर? मेकोंग डेल्टा। इसके नेताजी का नाम क्या था? नेताजी का नाम था हुइना फूसो। क्या नाम था? हुइना फूसो। अब इनके बारे में जानते हैं। तो सर हुइना फूसो जो था ना, वो जन कल्याण का काम करता था, मतलब समाज सेवा का काम करता था। कौन? हुइना फूसो। समझा रहा? हुइना फूसो जो था एक समाज सेवक था, समाज सेवक था, जन कल्याण का काम करता था, लोगों की भलाई का काम करता था, लोगों के भले के लिए काम करता था, और समाज सुधारक भी था। और क्या था? समाज सुधारक। मतलब समाज में जो बुराइयां था, समाज में बहुत सारी बुराइयां रहता है, तो उन बुराइयों को ये समाप्त करता था, उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करता था। कौन? हुइना फूसो। कौन कौन सी बुराइयों को खत्म किया भाई? तो फिजूल खर्ची, शराबखोरी और बालिका वर्गों की बिक्री। छोटी छोटी लड़कियों का क्या होता था? बिक्री होता था, खरीद बिक्री होता था। ये सब को ये क्या किया? बंद करवाने की कोशिश किया। समझा यार? ये सब का विरोध किया। कौन? हुइना फूसो। अभी हुइना फूसो के बारे में लेके जान रहे हैं। हुइना फूसो कौन था भाई? तो हुइना फूसो हुआ हाउ आंदोलन का नेता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हुइना फूसो कौन था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उसका भी आंसर यही लिखना है, उसका भी आंसर यही लिखना कि हुइना फूसो हुआ हाउ आंदोलन का नेता था, समाज सुधारक था, समाज सेवक था, समाज में बहुत सारी जो फैली बुराइयां था उसको समाप्त करने का प्रयास किया, उसको विरोध किया, जैसे शराबखोरी, फिजूल खर्ची, बालिका वर्गों की बिक्री, गरीब लोगों की मदद करता था, निसहाय लोगों की मदद करता था। इससे उस समाज में उसका क्या था? बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब जो भी आदमी गरीबों की मदद करता है ना, समाज को सुधारने का काम करता है, समाज सेवा का काम करता है, लोगों की भलाई का काम करता है, तो लोग उसकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं ना जी, लोग उनकी बात सुनते हैं, है ना, उनको फॉलो करते हैं तो इसलिए इनका समाज में क्या था? बहुत ज्यादा प्रभाव था। इनका प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा था, फॉलोअर की संख्या बढ़ते जा रहा था। अरे समझना, इनकी फॉलोअर की संख्या, अनुयायियों की संख्या बढ़ते ही जा रहा था। तो सरकार इससे घबरा गया, अरे भाई इसका जब ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा, किसका? हुइना फूसो का अगर प्रभाव बढ़ते जाएगा तो ये जो आंदोलन चला रहा हुआ आंदोलन, ये तो सफल हो जाएगा। और जब आंदोलन सफल हो जाएगा तो हमको बोरिया पिस्टल लेके भागना पड़ेगा। तब सरकार ये नहीं चाहेगा, सरकार चाहेगा कि हम यहाँ से भाग जाएं? नहीं चाहेगा, ठीक ना। तो वो क्या किया ना, इसको पागल घोषित करवा दिया। इसको क्या किया? पागल घोषित करवा दिया। किसको? हुइना फूसो को। हुइना फूसो को क्या किया? पागल घोषित करवा के, पागल घोषित करवा के जेल में डलवा दिया। पागल घोषित करवा के क्या किया? जेल में। वो पागल नहीं था, ठीक ना, वो पागल नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जेल में डलवा दिया पागल घोषित करवा के, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ। फ्रांसीसी लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अब मजाक में क्या बोलते थे? पागल बोंजे। क्या बोलते थे? पागल बोंजे। पूछेगा जीके, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पागल बोंजे किन्हें कहा जाता था? हुइना फूसो को। पागल बोंजे किन्हें कहा जाता था? हुइना फूसो को। कौन बोलता था? फ्रांसीसी लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका प्रभाव कम हो गया जी, इनके प्रभाव को कम कर दिया क्या फ्रांसीसी लोग? नहीं, इनके प्रभाव को वो कम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि ये हुआ ना कि जो डॉक्टर इसको पागल घोषित किया था ना, जो डॉक्टर इसको पागल घोषित किया था, वो डॉक्टर भी इसका शिष्य बन गया। वो डॉक्टर खुद जाके इसका क्या बन गया? शिष्य बन गया, अनुयायी बन गया, समर्थक बन गया। तो अंत में फ्रांसीसी डॉक्टरों को यह मानना पड़ा, फ्रांसीसी डॉक्टर को 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों को मानना पड़ा कि भाई हुइना फूसो पागल नहीं है। तो क्या कहना सरकार, इसको वियतनाम से निकाल करके, वियतनाम से निर्वासित कर दिया और लाओस भेज दिया। कहां भेज दिया? लाओस। समझा ना? क्यों? क्योंकि वियतनाम में रहेगा तो इसका आंदोलन तो बढ़ते जाएगा ना। वियतनाम में रहेगा तो इसका आंदोलन क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, इसी को उठा के भगा दिया। भाग कैसे, है ना, इसको भगा दिया कहाँ? लाओस। कहाँ भगा दिया? लाओस। इसको उठा के लाओस भगा दिया भाई, ठीक है। और इसके जितने भी समर्थक लोग थे, जितने भी इसके फॉलोअर थे, है ना, जितने भी इसको फॉलोअर थे, उसको बोला गया भाई इसको अनफॉलो कर दो। नहीं तो ना, इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करो और फॉलो करो। मतलब समर्थक लोग को क्या कहा गया, किया गया? तो उसको यातनाएं दिया गया, यातना शिविर में डाल, बहुत सारी यातनाएं का मतलब कष्ट देना, ठीक ना। जेल में डालकर उसको मारता पीटता था, यातना देता था, बहुत सारी यातनाएं दिया गया। और धीरे धीरे आंदोलन को क्या किया? ये बंद करवा दिया। कौन? सरकार।
तो ये आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। समझाया हुआ हाउ आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कैसे बंद हुआ, क्या क्या हुआ, नहीं आया समझ में? तो एक बार फिर से चलते हैं हुआ हाउ आंदोलन के बारे में। तो सर हुआ हाउ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? उपनिवेशवाद के विरोध में। किसके विरोध में? उपनिवेशवाद के विरोध में। इसीलिए उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन कहलाता है, ठीक है। और इसके नेताजी का नाम था हुइना फूसो। कौन नेता थे? हुइना फूसो। ये कब शुरू हुआ? 1939 में शुरू हुआ। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ था? मेकोंग डेल्टा। कहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव? मेकोंग डेल्टा। सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पर था, मेकोंग डेल्टा में था। अब हुइना फूसो के बारे में जान लेते हैं। हुइना फूसो क्या कौन थे भाई? तो समाज सुधारक थे, है ना, जन कल्याण का काम करते थे, यानी समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे, लोगों की भलाई का काम करते थे और समाज में जो भी बुराई था उसको क्या किए, खत्म करने का बहुत प्रयास किए, उसका बहुत विरोध किए। जैसे फिजूल खर्ची, शराबखोरी, बालिका वर्गों की बिक्री, है ना, लड़कियों की खरीद बिक्री होता था, उसको भी ये क्या किए, बंद किया। एक गलत बात है ना भाई। चलिए आगे इनके बारे में कहा जा रहा है कि गरीबों की हमेशा मदद करते थे, निसहाय लोगों की, गरीबों की ये हमेशा मदद करते थे। तो लोगों की संख्या क्या हो गया, बढ़ते गया। कौन लोगों की? इनके अनुयायियों की, इनके शिष्यों की, है ना। लोग इनको ज्यादा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि भाई ये हमेशा सब लोग की हेल्प करते थे। तो लोग इनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमेशा लोगों की ये हेल्प क्या करते थे, ठीक ना। तो लोग इनको क्या करते थे, बहुत मानते थे। इनका प्रभाव बढ़ते गया और हुआ हाउ आंदोलन भी बढ़ते गया। जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ते गया हुआ हाउ आंदोलन भी बढ़ते गया। तो सरकार घबरा गया। कौन सरकार? फ्रांसीसी सरकार। फ्रांसीसी सरकार घबरा गया, अरे भाई इसका प्रभाव बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा ऐसा कि यही यहाँ का क्या बन जाएगा, सरकार बन जाएगा, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो क्या किया ना, इसी को पागल घोषित करवा दिया, झूठ मूठ के पागल घोषित करवा दिया और जेल में डलवा दिया। ये पागल नहीं था, ठीक है, ये पागल नहीं था भैया, लेकिन फिर भी इसको क्या किया, जेल में डलवा दिया, पागल घोषित करवा के। आया समझे ना, पागल घोषित करवा के इसको क्या किया, जेल में डलवा दिया। और इसको बोलता था पागल बोंजे। क्या बोलता था? पागल बोंजे। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव कम नहीं हुआ और जो डॉक्टर इसको पागल घोषित किया था वही इसका क्या बन गया, शिष्य बन गया। तो आगे चलकर 1941 में क्या हुआ, फ्रांसीसी डॉक्टर को ये मान लेना पड़ा ये पागल नहीं है। तो फ्रांसीसी सरकार इसको वियतनाम से निर्वासित कर दिया। कहाँ भेज दिया? लाओस। कहाँ भेज दिया? लाओस। और इनके समर्थकों को क्या किया गया, बहुत सारी यातनाएं दिया गया, बहुत सारे कष्ट दिया गया और इस विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। इस विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। तो कोई पूछेगा, लेकिन आगे में क्वेश्चन लिखे थे, हुइना फूसो के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर हम नहीं बोलने वाले हैं क्योंकि हम बोल चुके हैं। इसका आंसर आपको थोड़ा लिखना है। क्या लिखना है? हुइना फूसो हुआ हाउ आंदोलन के नेता थे और बाकी इसमें जो बात होता है पूरा बात यहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक पूरा बात लिखोगे, इनके बारे में हो जाएगा। समझा गया? ये फिर से आपको लिखना है, हुइना फूसो के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? अगला है, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा में नहरें क्यों बनवाई? फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा, ये मेकोंग डेल्टा जहाँ भी बात हो रहा है, मेकोंग डेल्टा में नहरें क्यों बनवाई? तो मेकोंग डेल्टा में फ्रांसीसियों ने नहरें बनवाई किस लिए? तो सिंचाई की सुविधा के लिए। किस लिए? सिंचाई की सुविधा के लिए, ताकि सिंचाई की सुविधा कर देंगे तो वहाँ कृषि का क्या होगा, विकास होगा। और हुआ भी यही, सिंचाई की सुविधा के लिए, कृषि के विकास के लिए फ्रांसीसियों ने नहरें बनवाई। बस इतना ही आंसर है। क्या बोलोगे? सिंचाई की सुविधा के लिए, कृषि के विकास के लिए फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा में नहरें बनवाई और इसका लाभ ये हुआ कि चावल का खेती वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया, चावल का उत्पादन बढ़ गया और ये क्या हो गया, बहुत बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। निर्यातक मतलब चावल बेचने वाला देश, ये दूसरे देशों को चावल बेचना शुरू कर दीजिए। तो कब बेचेगा चावल? जब इसके यहाँ चावल का खेती होगा तब ना भाई, तो ये फायदा होगा। दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, जगह था इसमें लिख दिए, बाकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट तो आपको इसमें मिल जाता है बहुत सारे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ऑब्जेक्टिव? जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला होता है वो हम पूरा अंडरलाइन कर देते हैं। आप भी अंडरलाइन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं मिलता तो ऑब्जेक्टिव हम क्या किए हुए हैं उसका भी अलग से वीडियो बना के डाल देते हैं, डाला हुआ भी है, आप वहां से उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी लोग को क्या बोला जाता था, कोलोन। क्या बोलते थे? कोलोन। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी लोग क्या कहलाते थे? कोलोन। और टोकिन फ्री, देखिए हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी लोग कहलाते थे कोलोन। और 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया?
वियतनाम में। कब? 1907 में। ये था आपका आज का टॉपिक, स्कॉलर्स रिवॉल्ट, हुआ हाउ आंदोलन, हुई ना फूसो। ठीक है, अब मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। ये तो पार्ट 2 था, पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं। फिर से हम यही बोलेंगे कि आप हर एक वीडियो का क्या करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको लिखते जाइए अपने कॉपी में, है ना। आप लिख लीजिए, आपका नोट्स पूरा तैयार करवाने की जिम्मेदारी मेरा है, हम आपको तैयार करवा के नोट्स देंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही रख लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।